हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो होपफुली बच्चों आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और अभी तक आपका जितना भी एग्जाम्स हुआ सब कुछ एकदम अच्छे से गया होगा। अगर ना भी गया है तो उस बात को अब दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि आपके अभी मेन सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। तो जो बीत गया उस पर ध्यान नहीं देते हुए जो आने वाला एग्जाम्स है हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये एक सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आपके एग्जाम में जो भी एमसीक्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स का आ सकता है वो यहीं से आएगा। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे आपका जो हाईएस्ट मार्क्स वाला चैप्टर है उसका पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर उससे कम वाले का, फिर उससे कम वाले का। यानी जो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है एग्रीगेट डिमांड वाला, चैप्टर नंबर 7, 8, 9। तो उसका हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि वो चैप्टर आपका 12 मार्क्स का आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंक्रीज इन एडी। बोला जो फॉलोइंग ऑप्शन दिया है उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे एडी इंक्रीज होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी पहला का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू। हमेशा याद रखेंगे डेफिशिएंट डिमांड के वजह से डिफ्लेशनरी गैप आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू किन्स इक्वालिटी बिटवीन एडी एंड एएस कैन टेक प्लेस इन अ सिचुएशन। ठीक है, तो जब आपका याद रखेंगे जब भी इक्विलिब्रियम होता है ये तीनों सिचुएशन में हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या करते हैं हम लोग, इनकम और कंजप्शन का रेशियो को स्टडी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या है, एमपीसी का वैल्यू दे दिया 0.5। व्हाट विल बी, यहां पे छूट गया है, इसमें होगा व्हाट विल बी चेंज इन कंजप्शन, यानी डेल्टा सी आपको पूछा। एमपीसी का वैल्यू गिवन है 0.5, डेल्टा वाई गिवन है 100। अगर आपको एमपीसी का फॉर्मूला याद है तो आराम से बन जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई था, वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या लिखा, सिंस एस इक्वल्स टू सी प्लस एस एंड एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश्ड वेयर सी प्लस एस इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो सी कैंसिल कर दो तो क्या बचा, एस इक्वल्स टू आई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कंजप्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। तो कंजप्शन फंक्शन में क्या करते हैं, कंजप्शन और इनकम को स्टडी करते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनकम एंड कंजप्शन। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू फॉल इन एडी। मतलब किसके वजह से एडी घटेगा नहीं। तो एडी का कंपोनेंट आपको याद रखना चाहिए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। तो सी घटे, आई घटे, जी घटे, एक्स घटे, अगर ये चारों घटता है तो एडी घटता है, लेकिन इंपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फॉल इन इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट को आप घटाओगे तो एडी बढ़ता है, बट यहाँ पूछा है कि किसकी वजह से एडी नहीं घटेगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल इन इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट के घटने से एडी बढ़ता है ना कि घटता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या, विद अ व्यू टू करेक्टिंग डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए कौन सा मेजर यूज किया जाएगा। आपको पता है कि डेफिशिएंट डिमांड में मनी सप्लाई क्या होता है, कम होता है ना। मनी सप्लाई क्या रहता है, कम रहता है, इसको बढ़ाना होता है, मनी सप्लाई को क्या करना, बढ़ाना। तो क्या क्या लिखा, रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन पब्लिक डेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अगर आप टैक्स घटाओगे तो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाओगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे मनी सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, पब्लिक डेट भी आपका क्या हो जाएगा, घटेगा, तो भी आपका मनी सप्लाई बढ़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या, द डेफिशिएंसी ऑफ एडी ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड्स लीड्स टू। तो याद रखेंगे जब भी आपका एडी आपका क्या होता है, घटता है, तो इसकी वजह से क्या आता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। अब यहां से स्टार्ट हो गया हम लोगों का नेशनल इनकम का क्वेश्चन।
तो क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज, अगर आप चीनी बना रहे हो तो शुगर कैन क्या हो जाएगा उस टाइम पे, तो ये हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन, किसमें इसमें से जो भी ऑप्शन दिया है किसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मल वेयर एंड टीयर की वजह से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, market price of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year is called। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन से भी आप सही कर सकते हो, मार्केट प्राइस लिखा है ना, तो जिस जिस ऑप्शन में आपका फैक्टर कॉस्ट लिखा है उसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में आपको फैक्टर कॉस्ट दिख रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जब आप इनकम मेथड से क्या निकालते हो, नेशनल इनकम निकालते हो, तो इसमें से किसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जांपल ऑफ विच वेरिएबल, तो फैमिली का जो इनकम होता है वो होता है फ्लो, याद रखिएगा वो क्या होता है, फ्लो। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट, तो इसमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा रिटायरमेंट पेंशन, कौन सा हो जाएगा, रिटायरमेंट पेंशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो पहला है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फूड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल, पूछा इसमें से फ्लो वेरिएबल कौन सा है, कंजप्शन, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ मनी, नन ऑफ दिस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, कंजप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, डायरेक्टली पूछा है, डायरेक्टली हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इसमें से कौन सा सेमी ड्यूरेबल है, तो कौन सा हो जाएगा, क्लोथ्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, ऑप्शन है विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल इयर्स, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू इयर्स, विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन लॉसेस, और बोथ ए एंड सी, तो सही जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड सी, जिसका यूज हम लोग बहुत सालों तक करते हैं और जिसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है, कैपिटल गुड में ही डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है, इसलिए बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग जीएनपी ऑफ अ कंट्री एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जब आप जीएनपी निकाल रहे हो मार्केट प्राइस पे, तो कौन सा हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या क्या है, सैलरीज एंड वेजेस बिफोर टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेमिटेंसेस बाय एनआरआईज, या फिर सब्सिडी, तो क्या हो जाएगा, रेमिटेंसेस बाय एनआरआईज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड लिखा है, यानी नेचुरल कैलामिटीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा आप, मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा है, इन इंडिया सप्लायर्स ऑफ मनी आर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में देखने मिल सकता है कि इंडिया में मनी का सप्लायर कौन कौन है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट भी करता है, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और आपका बैंकिंग सिस्टम दोनों है आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया, नोट इशू कौन करता, तो यह सबको पता है, क्या हो जाएगा इसका, मतलब किस सिस्टम के अंदर यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे देखिएगा उस इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं बोला है, ठीक है, क्या बोल दिया है कि किस सिस्टम के अंदर हो रहा है यहाँ पे, तो आपको याद होगा उस सिस्टम का नाम था मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा हो जाएगा जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करता है, फिस्कल डेफिसिट वो गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज करना, ट्रांसफर करना, मेजर करना, ठीक है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो ऑप्शन नंबर सी, मेजर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू का मेजरमेंट। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, आपका मनी एंड बैंकिंग का जो मनी सप्लाई वाला टॉपिक है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, वहीं से ऑब्जेक्टिव देखने मिलेगा। क्या लिखा, इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4 ऑफ दीज, M1 इक्वल्स टू,
तो आपको पता होगा M1 का फॉर्मूला C प्लस DD प्लस OD। तो देखो क्या है भाई, करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी whose money value and commodity value are equal, यानी ऑप्शन नंबर ए। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई, यानी कॉमर्शियल बैंक का जो भी डिपॉजिट आता है उसका मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से, ठीक है, टाइम डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, नन ऑफ दिस, तो कोई भी नहीं है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में देखने मिल जाए। प्रिंटेड बाय आरबीआई, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, नन ऑफ दिस, तो वैसा मनी जो क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में जनरेट किया जाता है उसको बोलते हैं बैंक मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम, ठीक है, बार्टर सिस्टम से रिलेट कौन करता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लिमिटेड एक्सचेंज, बोथ ए एंड सी, तो कॉमन यूनिट तो होता नहीं था, तभी तो मनी का इवैल्यूएशन हुआ ना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इसमें से कौन सा कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सीआरआर फिक्स करता है सेंट्रल बैंक। फिर क्या है, द अमाउंट, अभी आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब क्या हो गया, क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, यानी आप स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन। क्या है, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड्स, इंटरेस्ट हो, फीस हो, फाइन्स हो, डिविडेंड्स हो, सारा नॉन टैक्स होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। फिर लिखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, budget is a statement of unexpected annual receipts and expenditure is correct. It is a detail of actual receipt and expenditure of the government in a financial year. It offers a detailed description of achievements, achievement नहीं बताता है ये। It indicates BOP, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरकार क्या करता है, एनुअली कितना खर्च करेगा और कितना रिसीट करेगा, उसी का बजट तैयार करता है, दैट इज गवर्नमेंट बजट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड एफडी में से आईपी को माइनस करोगे तो मिलता है हम लोगों को प्राइमरी डेफिसिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, आपको कैपिटल रिसीट्स पहचानने के लिए हम बताए थे बहुत इजीएस्ट वे, इसका डेफिनेशन क्या था, क्रिएट लायबिलिटी, रिड्यूस एसेट्स, तो रिकवरी ऑफ लोन, एसेट्स रिड्यूस होता है, बोरोइंग से लायबिलिटी क्रिएट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट्स रिड्यूस होता है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। लिखा द प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो, तो पीडी आपका जीरो कब होगा, आपको याद होगा, जीरो प्राइमरी डेफिसिट, जब ये एफडी और आईपी इक्वल हो जाए, एफडी और आईपी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आपका पीडी क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एफडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा बोला सही है, FD is the difference between total expenditure and total receipts. PD is the primary deficit is the difference between total receipts and interest payment. Fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payment. All of these. पहला देखिए ध्यान से क्या बोला, FD is the difference between total expenditure and total receipts. ये बात गलत है, क्योंकि total receipts में हमें borrowing को include नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, यानी ये नहीं होगा, तो all of these वाला ऑप्शन भी हट गया, यानी बचा बी और सी। पीडी इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट, बोला है पीडी में क्या करते हैं, टोटल रिसीट्स और इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जितना बोरो किया उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्या, एफडी इज द सम ऑफ पीडी एंड आईपी, ये सही है, एफडी इज द सम ऑफ क्या है, पीडी एंड आईपी, जब ये दोनों को आप ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, ये फिस्कल डेफिसिट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या, एफडी इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है, कैपिटल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द एक्सपेंडिचर्स विच डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, डू नॉट क्रिएट एसेट, डू नॉट क्रिएट एसेट, ठीक है, तो ये किसका है, रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर का, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर लिखा है, अब देखिए यहां से आपका स्टार्ट हो गया फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। बोला है कि सप्लाई में, ठीक है, और एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशन है। तो दोनों में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। करंट अकाउंट में कौन सा दिखाएंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि यूनिलैटरल ट्रांसफर को भी हम लोग दिखाते हैं करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है कि इफ ₹150 आर रिक्वायर्ड टू बाय $2, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, $2 को आपको खरीदने के लिए कितना देना पड़ रहा है, ₹150। पहले कितना देते थे, $2 का ₹100। तो इसमें आपको करना क्या, $1 का वैल्यू निकाल लो। तो $1 का कितना हो जाएगा 75, और यहाँ कितना हो जाएगा 50। यानी पहले आपको $1 परचेज करने के लिए ₹50 देना पड़ता था, अब $1 परचेज करने के लिए ₹75 देना पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट बढ़ गया, और जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसको करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गया, डेप्रिसिएट। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी पे भी ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, रूपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल इंक्रीज, ठीक है। तो जो इंपोर्ट है उसका रूपी वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्या है, स्पॉट मार्केट इज दैट मार्केट। स्पॉट मार्केट यानी करंट मार्केट है ना, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन को हैंडल करता है। तो पहला हो जाएगा ओनली स्पॉट और करंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल, सही बात है। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर मीन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर दीजिए। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इंस्टेंटली, यहाँ पे तुरंत ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शन में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्या है, ऑटोनोमस आइटम्स आर रिलेटेड टू दोज ट्रांजेक्शंस आर डिटरमाइंड बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑटोनोमस आइटम है इसका मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है, तो सही बात बोल रहा है। आर नॉट कंसर्न विद द इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ बीओपी, इसको बीओपी इक्विलिब्रियम में है नहीं है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, सही बात है। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही बात सही बोला है, इसलिए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू इट सप्लाई, यानी जिस रेट ऑफ एक्सचेंज में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, अनइक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ हो जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम रेट, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। याद रखिएगा आपका बीओपी चाहे सरप्लस में हो या डेफिसिट में हो, ये दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। तो सरप्लस भी होगा, डेफिसिट भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में याद रखेंगे सिर्फ विजिबल आइटम्स लेते हैं हम लोग, कौन सा आइटम लेते हैं, सिर्फ विजिबल, तो यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज, अभी जस्ट हम लोग बोले कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या लेते हैं, विजिबल आइटम। तो डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑल एक्सपोर्ट, नहीं तो खाली गुड्स लेते हैं, विजिबल आइटम्स लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिलेट टू बीओपी, बोला कौन सा आइटम है जो कि बीओपी से रिलेट करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एनआरआई रेमिटेंसेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सारा ही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था बीओपी का, क्लियर है यहाँ तक। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और सारा एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मन लगा के पढ़ते रहो। एग्जाम में बस कुछ ही दिन रह गया और आप अच्छा करोगे। मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।